बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यूक्रेन की जंग के लिए रशिया कहता है कि हमने इसलिए यूक्रेन पे इन्वेजन की थी क्योंकि अमेरिकन जो थे ये खामोशी के साथ यूक्रेन के अंदर नेटो को लाना चाहते थे, यानी रशिया के बॉर्डर्स पर नेटो फोर्सेस आना चाहती थी। इसीलिए हमने उनको रोकने के लिए पहले ही अपने बचाव की खातिर जो है वो इन्वेजन कर दी। अब अगर इवेंट्स को आप देखते हैं तो इसमें कुछ वजन भी महसूस होता है क्योंकि इन्वेजन से पहले यूक्रेन प्रॉपर कोशिश कर रहा था नेटो अलायंस का हिस्सा बनने के लिए, और जेलेंस्की ने काफ़ी इसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की थी। उसने कई दौरे किए थे इस हवाले से यूरोप के मुल्कों के, और नेटो के ममालिक की सपोर्ट हासिल करने की भी उसने कोशिश की थी। ओपनली उसने कह दिया था कि हम तो हिस्सा बनेंगे नेटो का, अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा। अब ये इन्वेजन जो हुई है रशिया की, इसमें फिर जॉन बोल्टन साहब जो कि एनएसए हैं अमेरिका के, कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये असल में जो इवेंट हुआ है ये चाइना के ही फायदे का हुआ है। यानी अगर रशिया इस जंग को ड्रैग करता है तो ये मजीद डिपेंडेंट होता चला जाएगा चाइना के ऊपर, तो उसमें चाइना का फायदा है। और अगर रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है जल्दी से तो भी चाइना का फायदा है, दोनों सूरतों में। इसका मतलब है कि गेम खेला तो अमेरिका ने रशिया को कंटेन करने के लिए और नेटो को उसके बॉर्डर्स पर लाने के लिए, लेकिन इसका अल्टीमेट फायदा फिर चाइना को हो रहा है। ऐसा ही कुछ इवेंट हमारे रीजन के अंदर भी हो रहा है। अगर मैं इमरान खान की इस थ्योरी को मान लूं, जो कि वो पिछले काफ़ी महीने से कह रहा है कि मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने हटाया, अमेरिका का जो सफीर था डोनाल्ड लू, उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तमाम जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स थे उनको कहा था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब होना चाहिए ताकि वो रिमूव हो जाए और दूसरी गवर्नमेंट उसकी जगह पे आ जाए। और फिर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का और ये सारा इमरान खान ने जो एक कैंपेन चलाई वो तो सबके सामने है। लेकिन देखा जाए तो इस इंसिडेंट का भी फायदा चाइना को हो रहा है। मतलब अगर अमेरिका इसके पीछे था भी तो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, इसका फायदा नहीं हो रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट के जाने का अमेरिका को एक तरह से नुकसान ही हो रहा है। वो यूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तब से लेकर गिरी है और ये अभी तक डामाडोल है। थोड़ी सी स्टेबिलिटी रिटर्न जरूर हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया पिछले 11 महीने के अंदर। 17 अरब से लेकर और ये पहुंच गए थे एक वक्त में 2.9 बिलियन डॉलर तक रिजर्व पाकिस्तान के, लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़े हैं और ये तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर तक आ गए हैं। अब इसका फ़ायदा चाइना को कैसे हो रहा है? चाइना को यूँ हो रहा है कि अमेरिका का जिस इदारे के ऊपर असर है, IMF के ऊपर, वो इदारा पाकिस्तान को अभी तक लोन नहीं दे रहा, बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। उनके कहने पे सख्त तरीन शराइत जो है वो पाकिस्तान ने आयद कर दी, बिजली के बिल बढ़ा दी, रेट बढ़ा दी, उसके पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया स्टेट बैंक ने। लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम कंडीशंस मीट करने के बावजूद भी IMF ने अभी तक पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। और सुनने में आ रहा है कि अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनसे अब पाकिस्तान अगली बातचीत करेगा कि IMF पे आप कुछ दबाव डालें और हमें पैसे दिलवाएं उनसे। लेकिन मीनवाइल ये हुआ है कि इस दौरान 2.2 बिलियन डॉलर्स चाइना की तरफ से खामोशी से आ गए पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब है कि जूं पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा तो इसकी डिपेंडेंस लाजमी तौर पर बढ़ती चली जाएगी चाइना के ऊपर, पहले से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये अमेरिका के लिए ख़तरनाक है क्योंकि फिर इसमें चाइना का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगा। डेक्कन हेराल्ड इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर आज इन्होंने ये स्टोरी लगाई है कि चाइनाज लोन टू पाकिस्तान विल डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया विद मोर लेवरेज। Beijing will use Pakistan to counter India's influence in South Asian region and derail New Delhi's attempts to mend ties. और मजीद इसमें वो कह रहे हैं कि for the past few months Islamabad was struggling financially and was waiting for the international lending bodies such as the International Monetary Fund to help it out. However, because of the delay, Pakistan's all-weather friend came to its rescue. पिछले दिनों किसी ने मुझसे सवाल किया कि ये जो पाकिस्तान के रिजर्व्स इतना धड़ाम से नीचे जा रहे हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट न्यूक्लियर पे क्या पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये भी बातें हो रही थी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इकोनॉमी और न्यूक्लियर अलग अलग चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही जो है ना वो
बैंकरप्ट हो जाए और उसके नतीजे में वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स बेच दे, इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर किया जाता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फिर पैदा कर देगा। ये वाला जो इंसिडेंट होगा तो ये होगा नहीं। आई डोंट थिंक कि ये कोई इतनी दूर की कौड़ी जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग ये मिला रहे थे कि बस बैंकरप्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर बेचेगा वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक सो। लेकिन नेवरदलेस ये चीज़ भी नज़र आ गई कि एक हद से ज़्यादा जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई तो चाइना ने रिएक्ट किया और चाइना ने एक कहते ना कि कुछ सहारा दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। नाउ एक तो हमने देखा रशिया के अंदर हुआ कि अमेरिका जो चाहता था वो उसने किया, लेकिन फायदा उसका चाइना को हो रहा है। दूसरा यहाँ पर भी हो रहा है कि इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगा कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन करने में रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन को पता था कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा रिजीम चेंज होने से, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजीम चेंज की। तो दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो एक्शन अमेरिका के हैं, लेकिन फायदा जो है वो चाइना को समहाउ हो रहा है। और इसीलिए जॉन बोल्टन ने वो जो 1-2 दिन पहले बात की कि एंड व्हाट द चाइनीज आर डूइंग इज जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग एंड टैकलिंग। तो ये ब्लॉकिंग और टैकलिंग हो रही है। अमेरिका जो जो काम कर रहा है उसका यूं समझे कि ये तोड़ निकाल पा रहे हैं और उससे ये अपनी फायदे की चीज जो है वो समहाउ निकाल लेते हैं चाइनीज। तो ये कन्फ्यूशियस अप्रोच आपको नजर आती है उनकी पॉलिसीज के अंदर, चाइनीज की पॉलिसीज के अंदर। मिडल ईस्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिकन जो है जब उन्होंने ब्लॉक बनाना शुरू किया है ईरान के खिलाफ और सऊदीज को और इसराइलियों को नॉर्मलाइजेशन की तरफ वो धकेलने लग गए, तो उससे भी कुछ निकाल लिया शी जिनपिंग ने अपने लिए। दिसंबर में ये गया जब, तो वहाँ पे इसने ये आइडिया फ्लोट किया था कि ईरान को और सऊदियों की चूंकि बहुत सारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं तो दोनों को साथ होना चाहिए। और उसके बाद फिर लास्ट मंथ जब ईरानी सदर हिस्टोरिकल दौरे पे बीजिंग गए थे तो उस पर मजीद इन बातों में पेशरफ्त हुई। फिर खामोशी के साथ 2-4 रोज पहले आपने देखा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। एक सरप्राइज डेवलपमेंट में कहूँगा कि हो गई, जिसको 21वीं सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी कुछ लोग करार दे रहे हैं कि ईरान और सऊदी मिल गए। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ आपको ये बता दूं कि पहली ईरान जीसीसी समिट होने जा रही है। पहली, अनप्रेसिडेंटेड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीसीसी वाले जो पावरफुल अरब हैं वो और ईरानी एक जगह एक टेबल पर बैठे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये होने जा रहा है और चाइना सीरियसली इसका कोशिश कर रहा है। पहली अरब ईरान समिट होने जा रही है, चाइना के अंदर होगी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है इस हवाले से, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। अल जजीरा कह रहा है कि चाइना टू होल्ड जीसीसी ईरान समिट, China aims to follow up on its diplomatic success last week in negotiating an agreement between Iran and Saudi Arabia. तो this will be a massive event। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा इवेंट होगा कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरा का पूरा जीसीसी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा ईरान के साथ और एक प्रॉपर एक ऐसा फोरम बन जाएगा जहां पर ये बैठ के अपने डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व कर लें। जीसीसी क्या है? गल्फ जो कंट्रीज हैं उनके कोऑपरेशन की एक तंजीम है, वहाँ पर बैठ के वो अपने म्यूचुअल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसी ही अगर एक तंजीम बन जाती है ईरान जीसीसी समिट, तो मेरे ख्याल से ये रीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी और चाइना का इन्फ्लुएंस यकीनी तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इस वक्त अगर आप देखें ना केयरफुली चाइना के अगर आप एक्शंस को देखें तो यूं लग रहा है कि उनकी प्लानिंग शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ पे अमेरिका की प्लानिंग ख़त्म होती है। अमेरिकन जो चीज़ करना चाहते हैं वहाँ तक जब ये आ जाते हैं तो वहाँ से फिर चाइना का प्लान शुरू होता है और रिजल्ट चेंज हो जाती है फिर उस सारी की सारी जो कार्रवाई है उसकी।